देवभूमि में नमो। जी हां, दिवाली से पहले प्रधानमंत्री मोदी आज यानी 21 अक्टूबर को देवभूमि के दौरे पर हैं, जहां प्रधानमंत्री अपनी इस यात्रा के दौरान बाबा केदारेश्वर के दहलीज पर पहुंचे। बाबा केदारनाथ के दर्शन के बाद प्रधानमंत्री ने महाप्रभु बद्रीनाथ के दर्शन पूजन भी किए। आपको बता दें कि पीएम मोदी सुबह देहरादून स्थित जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह ने उनका स्वागत किया। अपनी इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने उत्तराखंड में 3,400 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखी। पीएम मोदी 8 साल में छठी बार केदारनाथ का दौरा करने पहुंचे हैं। शीश झुकाया है। उत्तराखंड में केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम का दौरा करने के बाद पीएम मोदी 23 अक्टूबर को अयोध्या भी जाने वाले हैं। हम जानते हैं आपके इस अप्रतिम स्नेह के लिए सारे उत्तराखंड के वासी हृदय से अनुभूत हैं। आज जहां आपके द्वारा 3400 करोड़ रुपए की योजनाओं का, यहां पर 2 सड़कों का और जो बहुप्रतीक्षित हमारा केदारनाथ का रोपवे, जिसके बारे में आपने 5 नवंबर 2021 को आपने बाबा केदार की भूमि से कहा था कि आने वाले समय में यात्रियों के लिए केदारनाथ की यात्रा सुगम और सरल होगी और केबल कार से लोग यात्रा कर पाएंगे। आज वो दिन आ गया कि आज आपके हाथों से बाबा केदार की भूमि तक केबल कार से जाने की रोपवे का आज आपने शिलान्यास कर दिया है। उसी प्रकार से गोविंद घाट से लेकर हेमकुंड साहब की यात्रा भी रोपवे से की जाएगी। मैं आपका हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं। भाइयों बहनों, आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से आज धर्म और संस्कृति का उत्थान का पर्व हम मना रहे हैं, हम किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज भारतवासी इस पर्व को मना रहे हैं, जहां बाबा केदार के प्रांगण का जिस प्रकार से वो क्षतिग्रस्त होने के बाद आज पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है। आप देख रहे होंगे कि भव्य केदार और दिव्य केदार बनने जा रहा है। वहीं बाबा बद्री विशाल का मास्टर प्लान पर तेजी से काम हो रहा है। आस्था और आध्यात्म के स्थलों के इस पुनर्निर्माण का एक और पक्ष है जिसकी उतनी चर्चा नहीं हो पाती है। ये पक्ष है पहाड़ के लोगों की ईज ऑफ लिविंग का, पहाड़ के युवाओं को रोजगार का। जब पहाड़ पर रेल, रोड और रोप पे पहुंचते हैं तो अपने साथ रोजगार लेकर के आते हैं। जब पहाड़ पर रेल और रोड और रोप पे पहुंचते हैं तो ये पहाड़ का जीवन भी जानदार, शानदार और अधिक आसान बना देते हैं। ये सुविधाएं पहाड़ पर टूरिज्म भी बढ़ाती हैं, ट्रांसपोर्टेशन भी आसान करती है। अब तो हमारी सरकार ड्रोन को भी पहाड़ों पर सामान के ट्रांसपोर्ट का प्रमुख साधन बनाने पर काम कर रही है, क्योंकि आजकल ड्रोन आते हैं 20 किलो, 25 किलो, 50 किलो तक सामान उठा करके तेज गति से दूसरी जगह पे उतार देते हैं। हम उसको लाना चाहते हैं क्योंकि आपके यहां जो फल सब्जी पैदा होती है वो ताजा ताजा बड़े शहरों में पहुंचे ताकि आपको ज्यादा कमाई हो। तो वही निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री संजय निषाद भदोही पहुंचे और इस दौरान सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए संजय निषाद ने कहा कि देवतुल्य कार्यकर्ता संगठन की रीढ़ होते हैं। इनकी बदौलत समाज का बेटा कैबिनेट मंत्री के पद पर आपका मान सम्मान बढ़ा रहा है। अटूट गठबंधन है, कार्यकर्ता देवतुल्य हैं और वोटर इस दुख के भगवान हैं। तो जो भगवान के स्वरूप में हम लोगों को सड़क से सदन पर पहुंचाया हो, मेरे इशारे पर भोजन भरी थाली का भी 1 सीट जीती। तो वहीं हरदोई पहुंचे डिप्टी सीएम ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल के कृष्ण जी द्वारा गीता में अर्जुन से जिहाद करने की बात पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस नेता का बयान देश की भावनाओं को आहत करने वाला है। देखिए, देश में, प्रदेश में कमल खिला हुआ है। डबल इंजन सरकार चल रही है। अभी नगर निकाय का जब चुनाव होगा तो ट्रिपल इंजन की सरकार चलने लगेगी। 2024 में हम लोग उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 लोकसभा सीटें अपने गठबंधन के बल पर जीत रहे हैं। धन्यवाद। समाज का भी आपने सम्मेलन किया तो सर, जब आपने चुनाव की बात की नगर पालिका को कितना कार्यक्रम में अजब गजब नजारा देखने को मिला, जहां हाटा विधानसभा के बंचरा स्थान पर आयोजित कार्यक्रम में
सांसद विजय दुबे ने करोड़ों रुपयों की लागत से बनने वाले विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास तो किया। इन 35 परियोजनाओं की लागत 2.80 करोड़ रुपए रही, लेकिन कार्यक्रम में भीड़ जुटाने के लिए स्थानीय नेताओं ने महिलाओं को छाता देने की बात कह डाली। यहाँ 35 से ऊपर बजट होगा। कितने रुपए की परियोजना? हमें लग रहा है कि कम से कम 2 करोड़ से 3 करोड़ के लगभग मान ले। तो वहीं प्रयागराज के फाफामऊ से रायबरेली तक रेलवे लाइन का दोहरीकरण होगा। सांसद विनोद सोनकर ने प्रेस वार्ता में कहा कि मेरे प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने डीपी बनाने का काम शुरू कर दिया है। रेलवे लाइन दोहरीकरण से क्षेत्र के लोगों को लाभ होगा। कुंडा क्षेत्र में 3 रेलवे फाटक पर जल्द ही ओवरब्रिज बनाने का कार्य शुरू होगा। देखिए, 2014 के बाद से कुंडा और बाबागंज विधानसभा में चाहे रोडों की बात किया जाए, चाहे केंद्र प्रदेश की योजनाओं को जमीन तक पहुंचाने की बात किया जाए, चाहे रेलवे के क्षेत्र में जो काम किया गया उसकी बात किया जाए, या ओवरब्रिज की बात किया जाए, या जो नई सौगात मिली है केंद्र सरकार की तरफ से, माननीय मंत्री जी की तरफ से, प्रयागराज से हाफामऊ वाया कुंडा हरनानगंज होते हुए ऊंचा रायबरेली तक का जो रेल लाइन का दोहरीकरण और विद्युतीकरण का काम है, मुख्य इन बिंदुओं को लेकर प्रेस वार्ता की गई है। इसके माध्यम से क्षेत्रीय जनता को एक प्रकार से अब तक जो काम किए गए हैं वो बताने का प्रयास किया। तो वहीं अलीगढ़ के जमालपुर में पत्नी को व्हाट्सएप पर सऊदी अरब से पति ने 3 बार तलाक भेजा है। पीड़ित महिला ने एसएसपी ऑफिस में फरियाद लगाई है, जहां महिला ने बताया कि उसकी शादी मुस्लिम रीति रिवाज से दिसंबर 2018 में हुई थी और अब उसके पति ने व्हाट्सएप पर 3 तलाक भेजा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां उत्तर प्रदेश सरकार में अल्पसंख्यक दिव्यांग विकलांग सशक्तिकरण कल्याण मंत्री नरेंद्र कश्यप ने अपने मंत्रालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने अपने 6 महीने के कार्यकाल की समीक्षा की। मंत्री नरेंद्र कश्यप ने सरकार की तरफ से चलाए गए विकलांग दिव्यांग के प्रोजेक्ट को लेकर भी बातें साझा की। नरेंद्र कश्यप ने संपूर्ण उत्तर प्रदेश के अंदर पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट की समीक्षा और परियोजनाओं की बातों पर विशेष तौर पर रखते हुए आने वाले समय में दिव्यांग विकलांग कल्याण के लिए किए जा रहे कार्य के बारे में भी बताया। से मैं दोनों विभागों के बारे में एक दो मोटी मोटी चीजें बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्गों के बच्चों को अधिकतम वजीफा मिले, शुल्क पूर्ति मिले, इसकी तैयारी हमने कर ली है और माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से बजट में भी वृद्धि करा ली है। दिव्यांगजन विभाग के अंतर्गत प्रत्येक लोकसभा पर 100 मोटराइज साइकिल डिस्ट्रीब्यूट करके एक नई योजना का प्रारंभ भी हमने उत्तर प्रदेश में कर दिया है। वितरण का कार्य चल रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि हमारे दोनों ही विभागों के द्वारा जो रोड मैप के अंतर्गत कार्य चिन्हित किए गए थे उन सबको पूरा करके हमने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर लिया है। तो वहीं विश्व हिंदू परिषद राष्ट्रीय प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी ने धर्म परिवर्तन पर विस्फोटक बयान दिया है। आपको बता दें कि हिंदू विश्व पत्रिका के दिवाली संस्करण के विमोचन में पहुंचे तिवारी ने कहा कि हमारे यहां संविधान में अनुसूचित जनजाति को आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है और लालच और भय दिखाकर धर्मांतरण का खेल चल रहा है। धर्मांतरित लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। 4% लोग धर्मांतरित हो चुके हैं लेकिन आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद इसके खिलाफ आवाज उठाएगा। ईसाई बनते हैं तो वो वहां जाकर के 2 लाभ लेते हैं। एक तो वो अल्पसंख्यकों का भी लाभ ले लेते हैं और अनुसूचित जाति को मिलने वाले आरक्षण का भी लाभ लेते हैं और इसके कारण बड़े परिमाण पर धर्मांतरण होता है। पूरा नॉर्थ ईस्ट देख लीजिए, हमारे जनजातीय क्षेत्र देख लीजिए और वहां पर बड़े परिमाण पर इस प्रकार का लालच दे करके ये धर्मांतरण किया जाता है। तो वहीं बाराबंकी में सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान सभा में मौजूद सपा नेता और अखिलेश यादव सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे अरविंद सिंह गोप ने कहा कि सुभाष चंद्र बोस के बाद अगर कोई नेताजी के नाम से जाना जाता था तो वो मुलायम सिंह यादव थे। उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव जैसे नेता पहले ना कभी पैदा हुआ था और ना ही कभी पैदा होंगे।
आगे उन्होंने कहा कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। तो उधर सहारनपुर एनआईए और एटीएस कमांडो टीम ने संयुक्त रूप से देवबंद में कई स्थानों पर छापेमारी की। रेड के दौरान एक धार्मिक स्थल के बाहर से संदिग्ध बांग्लादेशी को हिरासत में लिया गया। एनआईए और यूपी एटीएस ने संयुक्त रूप से देवबंद के मोहल्ला बेरून कोटला, मोहल्ला सराय, पीर जादगान और मोहल्ला लहसवाड़ा में कई स्थानों पर दबिश दी। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां लखीमपुर खीरी में ब्लॉक प्रमुख वीना राज और उनके पति रामशंकर राज ने बीजेपी ज्वाइन की है, जिससे सपा को बड़ा झटका लगा है। सपा नेता स्वर्गीय बंसीधर राज की पुत्र वधू भी हैं वीना राज। गोला विधानसभा के नगर गोला में बूथ सम्मेलन में कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने उनको बीजेपी की सदस्यता दिलाई। आज हम लोग तो वहीं जनपद के प्राचीन पीतल और कालीन उद्योग को विकसित कर अंतर्राष्ट्रीय बाजार मुहैया कराने के लिए केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तत्वाधान में संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की ओर से आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने की। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ने पीतल के बर्तन निर्माताओं और उद्यमियों को कालीन निर्यातकों के साथ संवाद किया। अनुप्रिया पटेल ने बताया कि मिर्जापुर जिले में कालीन और पीतल बर्तन का प्रमुख रूप से व्यापार होता है। मिर्जापुर में मुख्य रूप से दो हमारे पारंपरिक व्यवसाय हैं, एक कालीन और दूसरा हमारा पीतल का बर्तन। मेरा मंत्रालय जो मुख्य रूप से निर्यात संवर्धन में लीन है, तो हमारे मिर्जापुर का कालीन तो विश्वविख्यात है। मिर्जापुर का कालीन का एक्सपोर्ट बहुत बेहतर तरीके से हो रहा है, उसको भी और बढ़ाने की कोशिश हम कर रहे हैं। लेकिन जो हमारा दूसरा व्यवसाय है यहाँ पर पारंपरिक पीतल के बर्तन का, उसको भी हम चाहते हैं कि उसमें हम थोड़ा वैल्यू एडिशन करके और यहाँ के जो व्यवसायी हैं पीतल के कारोबार से जुड़े हुए हैं, उनको थोड़ा मंत्रालय के माध्यम से कुछ सपोर्ट करके उनके भी उत्पाद को इस लायक बना सकें कि वो देश के बाजार के साथ साथ जो विदेशी बाजार है वहाँ पे भी पहुँचाया जा सके। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारी जोर शोर से शुरू हो गई है। 23 अक्टूबर को होने वाले अयोध्या दीपोत्सव पिछले रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए तैयार है। सरकार इस साल 15 लाख मिट्टी के दीपक जलाकर दीपोत्सव समारोह को बेहद भव्य मनाएगी। शुक्रवार को राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के कुलपति अखिलेश कुमार सिंह ने अपनी टीम के साथ राम की पौड़ी का दौरा किया, जिसे यूपी सरकार की ओर से आयोजन को सफल बनाने का काम दिया गया है। दीपोत्सव आयोजन के लिए संकाय सदस्य अजय प्रताप सिंह को नोडल अधिकारी और संग्राम सिंह को डिप्टी नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। आज से अयोध्या के दीपोत्सव का आगाज हो चुका है और कितनी तैयारियां हो चुकी हैं, कितनी बाकी है। हमारे साथ अयोध्या के जिलाधिकारी नीतीश कुमार हैं। सर, कितनी तैयारियां हो चुकी हैं और कितनी बाकी है? देखिए, इस बार हम लोग दीपावली भव्य तरीके से मनाने जा रहे हैं और हम लोगों ने लाइट एंड साउंड प्रोग्राम का, क्रैकर शो का और रामलीलाओं का मंचन की तैयारी की है। और दीप प्रज्वलित करना, हम लोगों ने 15 लाख दीप प्रज्वलित करने का 22,000 वॉलंटियर लगाए हैं, जो कि 15 मिनट के अंदर सभी 15 लाख दीप प्रज्वलित करेंगे। तो पूरा एक कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम आयोजित करने का हम लोग का लक्ष्य है और हमारा लगभग 80% तैयारी हो चुकी है। अब फाइनल टच दिया जा रहा है सबको, फाइनल टच का उसका ट्रायल किया जा रहा है। कैसे तैयारियाँ हो चुकी है और जिस तरह से अयोध्या की जो दीपोत्सव है वो अपनी ही रिकॉर्ड तोड़ गई। आपकी सर टोटल या पूरे जिले में, यहाँ से लेकर पूरे जिले में कितने दीप जलाए जाएंगे? यहाँ पे हम लोग राम की पड़ी में 15 लाख दीप प्रज्वलित करेंगे और हम लोगों ने जन सहभागिता का भी प्रयास किया है। सभी जो चौराहे हैं उसमें भी दीप प्रज्वलित किए जाएंगे और मठ मंदिरों में भी 4 लाख दीप प्रज्वलित यहाँ से कराए जा रहे हैं। तो एक बड़ा आयोजन है, जन सहभागिता भी है और अन्य भी लोग अपने घरों में भी
बड़े पैमाने पे दीप प्रज्वलित कर रहे हैं, क्योंकि अयोध्या का दीपोत्सव बहुत महत्वपूर्ण है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे महत्व इसने प्राप्त किया है। और यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण है कि अयोध्या से ही दिवाली त्यौहार का आरंभ हुआ था, जब राम जी का यहाँ आगमन हुआ था, और इसके बाद से दीपोत्सव उनके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो बहुत बेहतर तरीके से इसका आगाज़ किया जा रहा है, हम लोग बहुत बेहतर तरीके से आयोजन कर रहे हैं। ये थे जिलाधिकारी जिन्होंने कहा सबकी सहभागिता हो और देश के कोने कोने से लोग दीप जलाएं। वीडियो पर्सन श्याम के साथ जनता टीवी, BS लाठी, अयोध्या। आज से दीपोत्सव का 3 दिन से आगाज हो चुका है। जिस तरह भगवान राम त्रेता युग में अयोध्या आए थे, उसी तरीके से त्रेता युग का आगाज किया जा रहा है। हमारे साथ SSP प्रशांत वर्मा है अयोध्या के। हम जानेंगे दीपोत्सव में किस तरह से तैयारियां की गई। जैसा कि आप जानते हैं कि अयोध्या में जो दीपावली है वो बहुत धूमधाम से मनाई जाती है, और इस अवसर पर सुरक्षा के और ख़ासतौर पर फायर सेफ्टी के पूरे प्रबंध किए गए हैं। सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये दीपावली का पूरा कार्यक्रम संपन्न होगा। तो ये थे हमारे साथ प्रशांत वर्मा जी। इन्होंने कहा स्वच्छ शांति वातावरण में पुलिस व्यवस्था की जाएगी और आम जनमानस की सुरक्षा का भरोसा भी दिलाया जाएगा। वीडियो पर्सन के साथ BS लाठी, जनता टीवी, अयोध्या। तो वहीं कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के एक और विभाग में कर्मचारियों के तबादलों पर रोक लगा दी गई है। राज्य कर विभाग में 2 दिन पहले ही 40 कर्मचारियों के तबादले का आदेश जारी हुआ था। राज्य कर विभाग में 18 अक्टूबर 2022 को जोनल और संभागीय कार्यालय में कार्यरत 40 कर्मचारियों का तबादला कर दिया गया था। इसमें प्रधान सहायक, व्यक्तिगत सहायक, वरिष्ठ सहायक, कनिष्ठ सहायकों का तबादला किया गया, लेकिन बृहस्पतिवार को राज्य कर आयुक्त डॉक्टर अहमद इकबाल ने तबादलों को स्थगित करने के आदेश जारी किए। और इस बीच एक बड़ी जानकारी से आपको अपडेट करा दें, बड़ी और अहम खबर उत्तराखंड से जुड़ी हुई। UJVNL और PTCUL के तबादलों पर रोक लगाई गई है। 10 सितंबर के बाद के सभी तबादले निरस्त कर दिए गए हैं। सचिव ऊर्जा R मीनाक्षी सुंदरम ने आपको बता दें कि बड़ी जानकारी देहरादून से, बिना शासन की अनुमति के ना हो कोई तबादला, बड़ी बात की गई है। तबादलों पर रोक लगाई गई है। 10 सितंबर के बाद के सभी तबादले निरस्त कर दिए गए। ऊर्जा सचिव की ओर से निर्देश दिए गए हैं, जहां MD UJVNL और अन्य को भी ये आदेश जारी किए गए। उधर देहरादून कांग्रेस मुख्यालय में पूर्व विधायक और बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष रहे गणेश गोदियाल ने PM मोदी के परिधानों पर आपत्ति दर्ज की है। गणेश गोदियाल का कहना है कि हम उत्तराखंड में प्रधानमंत्री का स्वागत करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के परिधानों की पीठ पर स्वास्तिक बना हुआ है, जो कि हिंदू धार्मिक परंपरा भावनाओं के खिलाफ है। इसका हम विरोध करते हैं। वहीं PM ने एक बार फिर अंकिता हत्याकांड और विधानसभा बैकडोर भर्ती को लेकर कुछ भी नहीं कहा, जिसको लेकर हमें खेद है। मैंने कहा कि हम प्रधानमंत्री जी का देवभूमि में हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। भगवान केदार की धरती पर और बैकुंठ धाम बद्रीनाथ की धरती पर हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। चूंकि वो 125 करोड़ देशवासियों के प्रधानमंत्री हैं, तो हम सब की जो भगवान के प्रति आस्था है, निष्ठा है, हम सब की पूजा, उनकी पूजा में शामिल होकर भगवान उसको स्वीकार करें और हम सबको अपना आशीर्वाद दें। मैंने ये कहा है कि उत्तराखंड के ज्वलंत मुद्दों में आज अंकिता भंडारी हत्याकांड और नौकरियों को बेचने का कारोबार, ये 2 मुख्य मुद्दे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि प्रधानमंत्री जी अपने श्रीमुख से इन दोनों विषयों पर खुलकर बात रखेंगे, दोषियों पर कार्रवाई के आदेश देंगे, अंकिता भंडारी के हत्याकांड में शामिल लोगों को कठोर से कठोर सजा का प्रावधान करेंगे, जो तथाकथित VIP है उसको लाकर घसीटकर यहाँ उत्तराखंड की जनता के सामने पेश कराने के आदेश देंगे, और साथ साथ जो नौकरियों को बेचने का कारोबार उनके मंत्री कर रहे हैं, उन मंत्रियों को आज बर्खास्त करने के आदेश देकर जाएंगे। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। तो दीपावली आते ही हर साल उल्लुओं की जान पर खतरा मंडराने लगता है। वजह उल्लुओं की बलि से जुड़ा अंधविश्वास है। ऐसे में उल्लुओं का शिकार होने का खतरा बढ़ जाता है। इसी को लेकर कॉर्पोरेट प्रशासन ने दीपावली से पहले अलर्ट जारी किया है और फील्ड कर्मचारियों की छुट्टियां भी कैंसिल कर दी गई हैं। उसके साथ ही कॉर्पोरेट पार्क की सघन बाउंड्रीज पर वन कर्मियों द्वारा लगातार गश्त की जा रही है। आपको बता दें कि भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत विलुप्त प्राय जीवों की श्रेणी में शामिल उल्लू संरक्षित प्राणी हैं।
इसका शिकार या तस्करी करने पर कम से कम 3 वर्ष या उससे अधिक सजा का प्रावधान है। देखिए, दिवाली के दौरान और उसके आसपास के जो समय है, ये बहुत संवेदनशील समय होता है, जिस समय विशेषकर उल्लुओं के शिकार की संभावना बनी रहती है। इस संबंध में एक विशेष सतर्कता अभियान कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में चलाया जा रहा है, जिसमें हमारी जो सदर्न बाउंड्री है और उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं, उनकी सघन निगरानी इसमें की जाएगी। इसके साथ साथ जो उन क्षेत्रों में बाहर से आने वाले व्यक्ति जो वहाँ रुक रहे हैं, उनकी भी निगरानी इसमें की जाएगी। इसके साथ साथ विशेष गश्त जो है, रात्रि गश्त भी बढ़ा दी गई है, जिसमें हमारा स्थानीय स्टाफ रिज पेट्रोलिंग भी इस समय कर रहा है। तो वृहद स्तर पर एक अभियान कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में चलाया जा रहा है, जिसमें कि अवैध शिकार की घटनाओं पे रोक लगाई जा सके और इस तरह की कोई भी प्रयास को विफल किया जा सके। इसके साथ साथ हमारी कोशिश ये भी है कि उत्तर प्रदेश के जो वनाधिकारी हैं, जो वन विभाग के कर्मचारी हैं, उनके साथ संयुक्त अभियान वृहद स्तर पर